साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहित। साथियों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मस्ती में जियो, आराम से जियो। जब तक वॉइस ऑफ डिफेंस जिंदा है तब तक हमारे राइट्स को सिक्योर करने के लिए जो कानूनी बिंदु हैं मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आप लड़ सको मजबूती के साथ। कि सेटिंग वेटिंग करना छोड़ो, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। अगर आप मेरिट्स पर अपनी बात कह सकते हो, कहने का आप में दम है, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथियों, आज का जो टॉपिक का एजेंडा है कि 138 NI एक्ट या चेक मैटर्स में कंसर्न कोर्ट के द्वारा बगैर हमें सुने या बगैर सेटिस्फेक्शन के धारा 82 CRPC, जिसे हम अमूमन कहते हैं एब्सकॉन्डिंग प्रोसीडिंग, भगोड़ा कर दिया, उसकी कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर कर सकती है तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, और गलत रूप से ऐसे ऑर्डर जारी हो गए तो उसके लिए कानून में रेमेडी क्या है, हम किस निर्णय पर रिलाई करें कि हमें आसानी से जो है प्रोटेक्शन कानून का मिले। तो साथियों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि परिवादी अपनी कुटिल चाल के तहत जब परिवाद पेश करता है तो उसकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि सम्मन और वारंट के बाद डायरेक्टली स्टैंडिंग वारंट जारी कराया जाए। जब स्टैंडिंग वारंट होगा तो पुलिस आपका हैरेसमेंट करेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस बेइज्जत करेगी, पैसे से भी गए, इज्जत से भी गए, और झूठे केस में इनिशियल स्टेज पर ही अरेस्ट हो गए। एक ऐसा मामला जो इनिशियल स्टेज से ही अवेलेबल है, एक ऐसा मामला जहां तो हम गिरफ्तार हो ही नहीं सकते थे, तो बचे कैसे ऐसे लोगों से जिनकी कुटिल चाल के जरिए हम लोग धीरे धीरे लीगल ग्रिप में जो है फंसते जा रहे हैं इन द इलीगल वे। साथियों, एक बात जो है आपको नोट करनी पड़ेगी, यहां नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कागज के ऊपर, कि जब भी 138 NI एक्ट का मुकदमा पेश होगा तो कोर्ट इनिशियल स्टेज पे सम्मन या वारंट जो है जारी करती है। पर ऐसा बिलीव कोर्ट को दिलाया जाता है कि सर अक्यूज जो है अपीयर नहीं हो रहा है, अक्यूज जो है वो डेलिब्रेट है, अक्यूज जानबूझ के जो है नहीं आना चाहता है, तो कोर्ट को ऐसा लगता है। तो कोर्ट करती क्या है उस समय कि तामिल कुलिंदा, जिसको बोलेंगे सम्मन सर्वर, उसको तलब करती है कि भाई बताइए ये क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो भी अपनी झूठी कहानी बनाता है कि साहब हम कई बार गए, वारंट के हमने तामिल कराने के प्रयास करे, हमको ये मिलता नहीं है, तो आप एक काम करें कि स्टैंडिंग वारंट निकाल दें, तो हम इसको इजीली जो है पकड़ के ले आएंगे। अब स्टैंडिंग वारंट क्या है कि जहां भी ये मिले, चाहे जुरिडिक्शन है चाहे नहीं है, इसको गिरफ्तार करो, लेकर आओ, और ट्रायल को हमको जो है प्रोसीड करना है। अब जरा फर्ज कीजिए कि आपको जानकारी नहीं है और आप जो है पुलिस को मिल गए, और पुलिस के पास जो है स्टैंडिंग वारंट है, तो क्या आपको वो छोड़ेंगे? आंसर इज नहीं। आपका कोई दोष नहीं है, आपको छोड़ेंगे? आंसर इज नहीं। आप कहोगे साहब हमें मालूम ही नहीं है, आपको छोड़ देंगे? आंसर इज नहीं। तो करें क्या? तो साथियों, इसी अनुक्रम में दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। राजेश बनाम स्टेट ऑफ NCT, इसका साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 1 NIJ, ये किताब का नाम हो गया, पेज नंबर 50। इसमें फैक्ट्स क्या थे कि एक परिवाद पेश हुआ सेक्शन 138 NI एक्ट का। परिवाद के बाद जो है सम्मन्स और वारंट जारी हुए, अक्यूज जो है अपीयर नहीं हुआ, और अल्टीमेटली कोर्ट ने निकाल दिया स्टैंडिंग वारंट। जब अक्यूज को इस बात की जानकारी हुई, वो इमीडिएटली हाईकोर्ट गया सेक्शन 482 CRPC में कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने जो धारा 82 CRPC में कार्रवाई की है, इट इज टोटली एब्सर्ड, इट इज इम्प्यून, इट इज लायबल टू बी सेट असाइड, इट इज लायबल टू बी क्वेस्ट। और 4 पॉइंट जो है उसने रेज करे। सबसे पहली बात कि धारा 82 CRPC का एजेंडा क्या होगा। नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, धारा 82 CRPC का एजेंडा क्या होगा। नंबर 2, किस मैनर में इसे एग्जीक्यूट करना है। नंबर 3, क्या धारा 82 CRPC के तहत सेक्शन 174A IPC के तहत FIR भी दर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और पॉइंट नंबर 4 कि ट्रायल कोर्ट ने कैसे गलती करी माइंड नहीं अप्लाई करके। साथियों, सबसे पहली बात का उत्तर कोर्ट ने अपने आदेश के पैरा नंबर 6 में दिया। मैं रीड कर रहा हूं इंग्लिश में, देन आई विल क्लेरिफाई यू इन द जनरल लैंग्वेज, इन द सामान्य लैंग्वेज। क्या बोला कोर्ट ने? अ प्लेन रीडिंग, अगर हम एक सामान्य रीड करते हैं किसे, सेक्शन 82 CRPC को, इट वुड रिवील दैट द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी साइन वन ऑन बिफोर इशुएंस ऑफ द वारंट। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द रीजन that there is a reasonable cause to believe that the person against whom the warrant is to be issued is absconded or concealing himself, so that the general warrant could not be executed. On satisfaction of these requirements, the court may cause a written proclamation to be published requiring such person to appear at a specified place at a specified time in not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। तो हमने क्या समझा, इसको आप तुरंत जो है नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहली बात क्या करना है कोर्ट को कि सेक्शन 82 CRPC के तहत रिटन प्रोक्लेमेशन जारी करने से पहले सेटिस्फाई होना है
कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है ये तामिल से बच रहा है। क्या कर रहा है? तामिल से बच रहा है, एब्सकॉन्डिंग। दूसरी बात, कंसील कर रहा है अपने आप को, कंसील भी छुपा रहा है ताकि सामान्य वारंट या सम्मन जो है इसको तामिल नहीं हो पाए। इस कंडीशन में कोर्ट रिटर्न प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, बट उसके लिए 30 दिन का टाइम देना होगा, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम देना होगा, उसके लिए स्पेसिफिक प्लेस देना होगा कि यहाँ पर आकर आप कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि आपके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई क्यों ना की जाए। अगर ये नहीं है तो धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई गैर कानूनी है। कितना क्लियर कर दिया कोर्ट ने हमें। जब नॉलेज ही नहीं है, जब हमको सर्विस ही नहीं है, कोर्ट ने प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करा, तो काहे का 82 सीआरपीसी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप नोट कीजिएगा, द रीजन टू बिलीव जो बार बार निकल के आया है। व्हाट इज रीजन टू बिलीव? द रीजन टू बिलीव इज डिफाइंड इन सेक्शन 26 ऑफ द आईपीसी। आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड। व्हाट इट सेज, a person is said to have a reason to believe when he has sufficient cause to believe। अगर मेरे पास सामान्य प्रज्ञा है और सामान्य प्रज्ञा के अनुक्रम में मैं ये मानता हूं कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो इट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड कि ये रीजन टू बिलीव है। क्लियर हो गया अब अपने को? चलिए थोड़ा सा आगे। अब आप निकालिए जजमेंट का पैरा नंबर 18, काफी इंपॉर्टेंट है, और जजमेंट निकाल के इस वीडियो को देखना, तभी जो है फायदा मिलने वाला आपको। पैरा नंबर 18 में क्या करा कोर्ट ने? At this stage, I want to quote here the judgment of Honorable Apex Court, cited as 2007 SCC page number 1। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द नॉन बेलेबल वारंट शुड नॉट बी इशूड इन द रूटीन मैनर। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया पर्सनल लिबर्टी पे और इंटरेस्ट पे, और स्पष्ट किया कि रूटीन मैनर में या जनरल मैनर में कोई भी स्टैंडिंग वारंट या जनरल वारंट जो है जारी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने रेफर किया पैरा नंबर 19 में ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को, जिसमें स्पष्ट किया गया कि while dealing with a complaint under NI Act, where it is opinion that the issuance of proclamation and the attachment order are exceptional remedy, in that scenario it could be, but it should not be in the routine manner। तो कितना अच्छा आराम दे दिया हमारे को कि जब कोर्ट को लगे, और वो स्थितियां कौन सी हैं? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज, इट शुड नॉट बी इन द रूटीन मैनर। इसके अलावा पैरा नंबर 20 में रिलाई किया गया है जी सागर सूरी के लॉ को, उसमें भी जिसकी इंपॉर्टेंस जो है बताई गई है। इट शुड नॉट बी इशूड इन द रूटीन मैनर, इट शुड बी इशूड व्हेन द सर्कमस्टेंसेज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इट रिक्वायर्स अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज। अगर कोर्ट ने चीज़ों को देखा ही नहीं, कोर्ट ने फैक्चुअल सोर्स को देखा ही नहीं, तो रूटीन मैनर में इस तरह के वारंट जारी नहीं किए जा सकते। तो एक अच्छा निर्णय जो है अक्यूज के पक्ष में जो है दिया गया। अब साथ ही थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे इसी में, और एंड में जो है कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि वाइल रीडिंग ऑल द थिंग्स इट इज़ क्लियर दैट द कंसर्न ट्रायल कोर्ट एक्टेड इन द biased manner। The concerned court has not applied its mind। The concerned court, while declaring the petitioner absconder, neither considered the facts nor considered the law concerned with section 82-83 of CRPC, and that's why the proceedings are liable to be quashed। और इसके अलावा ये भी स्पष्ट कर दिया कि 174A आईपीसी की कार्रवाई जो उसके अनुक्रम में हुई है वो भी गलत है, जिस कारण उसकी भी एफआईआर को रद्द किया जाता है। तो कितना आसान रेमेडी जो है हमारे हाथ में दे दिया। अब अगर हम भी समस्या से गुजर रहे हैं ऐसी, तो हमें करना क्या है? साथियों, सबसे पहले ध्यान में रखें कि आपको इनिशियल समन्स या वारंट जो है तामिल हुए या नहीं हुए हैं। नंबर 2, जिस जगह के लिए वो वारंट हैं, क्या आप उस जगह पे अवेलेबल है या नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये वारंट रूटीन मैनर में है या एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस मानते हुए जो है जारी किए गए हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने माइंड अप्लाई किया या नहीं किया वाइल इशूइंग द ऑर्डर। अब प्रश्न है कि ये कैसे मालूम पड़े कि ऑर्डर जो है प्रॉपर है या नहीं है, इसमें माइंड अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऑर्डर जो है रूटीन मैनर में है, इसमें कोई रीज़न स्पेसिफिक नहीं है, तो इसे हम कहते हैं नॉन स्पीकिंग ऑर्डर या नॉन रीजन ऑर्डर। ऐसे ऑर्डर इलीगल हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो घबराएं नहीं, जब भी दिक्कत हो अपना एक प्रॉपर अर्जी फाइल करें, कोर्ट खारिज करता है तो इस केस में रेमेडी है सेक्शन 482 सीआरपीसी में। पर पिटीशन में साफ लिख दें, ये बिल्कुल साफ लिख दें कि मुझे वारंट की जानकारी नहीं थी, अगर होती तो मैं अपीयर हो जाता। नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी भी रेडी हूँ, विलिंग हूँ ज्वाइन करने के लिए। नंबर 3, ऑफेंस चूंकि बेलेबल है इसलिए मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। और नंबर 4, ऑन ईच एंड एवरी डेट आई विल अपीयर एंड विल कॉपरेट इन द एंटायर प्रोसीडिंग्स। अगर ये 4 बातें लिख देंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलनी ही मिलनी है। तो घबराए नहीं, केवल पॉइंट को समझें, क्लेवर प्लीडिंग्स करें एंड डेफिनेटली यू विल विन। टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।